नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां इस चुनावी रण के लिए पूरी तरह तैयार हैं और लगातार आला नेताओं के दौरे चल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कर्नाटक का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कौन सी पार्टी वहां भारी पड़ सकती है। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले इस चुनाव को भाजपा और कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन के लिए अहम माना जा रहा है। राज्य में एक चरण में 12 मई को मतदान होगा और 15 मई को वोटों की गिनती होगी। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वीएस येदियुरप्पा को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रखा है, जबकि कांग्रेस की ओर से उसके मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अमित शाह और राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस ने सबसे बड़े मतदाता वर्ग लिंगायत के वोटों पर पकड़ बनाने के लिए उन्हें अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश कर दी है। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राज्य में लिंगायत और दलित मठों का दौरा कर इस वर्ग से भाजपा के जुड़ाव को दिखा रहे हैं। 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को 40 सीटें मिली थी। उस दौरान बीजेपी अपनी अंदरूनी कलह के कारण भी हार गई थी। कर्नाटक ही एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां इस समय कांग्रेस काबिज है और कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए 2019 के चुनाव से पहले जीवनदायिनी के रूप में काम करेगी। वहीं बीजेपी अगर फतह करती है तो 2019 की जीत बीजेपी के लिए और आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने सिद्धरामैया जो मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त जो सरकार काबिज है कर्नाटक में कांग्रेस की, उन्हीं पर विश्वास जताया है और उन्हीं के नेतृत्व में वहां वो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। वहीं बीजेपी ने बीजेपी के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जब बीजेपी की सरकार थी, बीएस येदियुरप्पा, उन पर विश्वास जताया और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी वहां अपना चेहरा उनको बनाया है बीजेपी ने। यह चुनाव 2019 को देखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि कर्नाटक में अगर जो पार्टी जीतेगी वो 2019 में उसके लिए काफी आसानी होगी 2019 के आम चुनावों को जीतना। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर कर्नाटक का जो चुनावी गणित है वो क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त जो कांग्रेस के नेता हैं सुशील आसोपा जी, वो जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर, कर्नाटक चुनाव जो घोषणा हुई, चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की, मैं यहां से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हुई तारीखों की, उससे पहले ही बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उनके ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आया जिसमें पहले से ही उस तारीख की घोषणा की बात की गई। आप सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया आपकी इस बात पर जानना चाहता हूं। देखिए, शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग के 3 आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त वहां बैठे हैं और मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। और जब जो तारीखों की घोषणा करते हैं उससे पहले मीडिया में से एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रश्न करता है, मीडिया पर्सन प्रश्न करते हैं कि आप जो तारीख बताने जा रहे हैं उसका तो ट्विटर ऑलरेडी अमित मालवीय ने जारी कर दिया है और पूरे दिन भर से दिखाया जा रहा है कि उनके चेहरे एकदम लाल हो गए और वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहे, असहज हो गए। मैं नहीं समझता कि ये इस प्रकार का जो कृत्य है उसको चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और उनको माफ नहीं करेगा। क्यों, किस प्रकार? इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग के सुपर कोई एक पावर है भाजपा के हेडक्वार्टर्स में जिसको ये सब पहले से मालूम होता है। तो यह तो चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता और अपनी क्रेडिबिलिटी सिद्ध करनी होगी और कार्रवाई नहीं होती है तो इसका साफ संदेश जाता है कि चुनाव आयोग एक सुपर पावर के एक अदृश्य नियंत्रण में कहीं न कहीं काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पे, उसमें उनको अपनी साफ उजली चादर दिखानी होगी कि वो बिल्कुल साफ और सही है। देखिए, एक खास बात इसमें, इस जो ट्वीट आया उसके बाद जब जो राजनीति अभी शुरू हुई है उस मुद्दे पर, कि चुनाव आयोग
जिस तरह के चुनाव आयोग जब घोषणा कर रहा था तारीखों की, तो जैसे बीजेपी पे ये आरोप लगातार केंद्र सरकार पे लग रहे हैं कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पहले भी इस तरह के चीजें सामने आई हैं। तो अगर ये टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस पर क्या लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ा विरोध, भाई विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष है कांग्रेस, उसको एक बड़ा मजबूत विरोध नहीं जताना चाहिए? कांग्रेस के साथ साथ ये मीडिया, देखिए, डेट्स जारी करने का काम चुनाव आयोग का है और जनता तक उसको पहुंचाने का काम मीडिया का है। तो कांग्रेस का विरोध भी मीडिया के माध्यम से ही जनता तक पहुंचना है, क्योंकि चुनाव आयोग तो किस प्रकार से एक्ट करेगा ये तो मैंने पहले भी कहा कि वो अपनी विश्वसनीयता और अपनी ईमानदारी को सिद्ध करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मीडिया के लिए बड़ा एक धोखा है, जो बात पहले से दुनिया को एक तरह से मालूम हो गई, उसके लिए मीडिया को की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो यही तो मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रहे हो, जब डेट तो ऑलरेडी अमित मालवीय ने जारी कर दी है। तो ठीक है, कांग्रेस तो अपना विरोध जता ही रही है और मीडिया के साथ भी हम खड़े हैं कि आप बताइए कि आप क्या इसकी जांच करेंगे। उन्होंने कहा हम जांच करेंगे, तो किस प्रकार की जांच करेंगे? अमित मालवीय को बीजेपी उस आईटी हेड से हटाएगी या पार्टी अंदर के अंदर जांच करेगी कि किसने उनको ये निर्देश दिए थे कि आप ये पहले ही जारी कर दो, या उन्होंने अतिरेक उत्साह में कर दिया? मैं ये नहीं कहता कि उनका इंटेंशन क्या था, लेकिन निश्चित रूप से इससे ये तो सिद्ध होता ही है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग और भाजपा का आपस में कोई न कोई अदृश्य संवाद चलता रहता है। ये इससे इंडिकेशन मिलता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ जो दर्शक इस वक्त खास खबर देख रहे हैं कि आज जब चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की, कर्नाटक चुनाव जो एक अहम चुनाव के रूप में देखा जा रहा है, जैसे कि ट्विटर हैंडल की घटना हुई जब अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया, उसके अलावा एक बड़ी बीजेपी के लिए बड़ी स्थिति हास्यास्पद सी हो गई थी उस समय जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने नंबर 1 भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में येदियुरप्पा का ही नाम ले दिया। तो उनके पास बैठे जो नेता थे उन्होंने उनको सुधार, उनकी गलती के लिए उनको कहा था कि वो गलती सुधार सकें। तो बड़ी, और उस पर भी कांग्रेस ने एक चुटकी, उन पे काफी चुटकी ली इस पूरे मामले को लेकर। मेरे साथ इस मामले में बीजेपी की वरिष्ठ नेता शील धाबाई जी भी जुड़ गई हैं। मैं उनसे एक जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी कर्नाटक में जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी का एक मुद्दा है भ्रष्टाचार। इस पूरे मुद्दे, इसको किस तरह देख रही हैं आप? क्या बीजेपी 2008 वाला, जो 2008 में बीजेपी की सरकार थी, क्या बीजेपी दोबारा उस चीज को दोहरा पाएगी? बिल्कुल, देखिए 2008 में जो स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की 110 सीटें आई थी उस वक्त में। तो उसके बाद में जो 2013 में चुनाव हुआ, उसको कांग्रेस एक उत्साह के रूप में ये समझ रही है कि ये सिर्फ हमारी कांग्रेस की जीत है और हमने बीजेपी को आउट कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो आपसी खींचतान थी, जो येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के थे, वो अलग होके अलग उन्होंने पार्टी बना दी। इसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर आ गई। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जितना परसेंटेज, जैसे उसको 121 सीट मिली, तो 121 सीटों का अगर हम परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1.8% उनका इजाफा हुआ था वोट में। तो अगर बीजेपी और ये दोनों, येदियुरप्पा दोनों अलग नहीं हुए होते तो कांग्रेस को सरकार बनाने में बहुत पसीना आ जाता। ठीक है, तो लेकिन जो येदियुरप्पा हैं उन पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे हैं, खनन के मामले में हो या और दूसरे मामले हो, भ्रष्टाचार के आरोपों में काफी घिरे रहे हैं येदियुरप्पा। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं हुआ कि कोई उनको क्लीन चिट भी मिल गई तो ये भ्रष्टाचार का कोई आरोप कहीं है नहीं। मतलब जिस तरह से कांग्रेस ने अभी जो इन 4-5 सालों में जो किया है, उससे सभी लोगों में, मतलब जो कहना चाहिए, कहीं वहां पर विकास हुआ नहीं है। हर वर्ग वहां पर त्रस्त है। डेवलपमेंट पे कहना चाहिए कि मतलब गरीबों तक जितनी भी घोषणा की, गरीबों तक कुछ पहुंचा नहीं। तो हर वर्ग त्रस्त है। और एक कहना चाहिए कि एक
जन आवाज है कि कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। ये कर्नाटक और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस तरह से देश विकास के मार्ग पर जिस तेजी से बढ़ा है और विश्व में जो पहचान बनाई है, और उसी के परिणाम स्वरूप उनकी रीति नीति और कार्यशैली की ही वजह से 21 राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, तो आने वाले चुनाव में भी कर्नाटक में निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन लोकसभा जब चुनाव हुए थे 2014 में, जब जो कर्नाटक में जो सीट थी उसमें बीजेपी की 2 सीटें घट गई थी और कांग्रेस की 3 सीटें बढ़ी थी। नहीं, देखिए मैंने रीजन बताया ना, रीजन यही रहा क्योंकि येदियुरप्पा का जो जिस तरह से अलग होना ये था, तो ये आप किन आधार पर मान रहे हैं कि केवल बीजेपी एक जीत का परचम लहराती थी? कोई आधार तो होगा ना बीजेपी के पास। मैंने अभी जैसा कि बताया कि हमारा जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से जिन रीतियों पर भारतीय जनता पार्टी ने 21 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, मोदी जी ने जो एक जनता के सामने अपना जो 2019 का विजन रखा है कि आने वाले समय में वो किस गरीबों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने वाले हैं, किसानों के लिए क्या देने वाले हैं, बेरोजगारों को कितना रोजगार देने जाने, किसानों के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं उन्होंने लागू की है, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो सभी क्षेत्रों में जो विकास का उन्होंने विजन रखा है, और पूरा हमें विश्वास है कि जनता भारत की जनता मोदी जी के कथनी और करनी को समझती है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर इन्हीं विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में उतर रही है। तो मानते हैं कि मेन जो चेहरा है वो मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। जो मेन चेहरा है राज्य के चुनाव में वो मोदी जी का ही चेहरा लेके बीजेपी लड़ रही है चुनाव में। मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बड़ी अहम बात कि कांग्रेस ने जो सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो लिंगायत समुदाय है, जो एक बहुत बड़ा समुदाय माना जाता है और जीत के रूप में उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका देखी जाती है, वो जो अलग धर्म में जाने की जो उनकी मांग है उसको प्रस्ताव को लेकर केंद्र में प्रस्ताव भेज दिया है उसको लेकर, और एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की मांग भी मानने की बात कही है। अब बीजेपी इस पर यह कह रही है कि ये एक तरह से धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू धर्म में को भी तोड़ना चाहते हैं जो कांग्रेस है। इस पे आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो मैं पहले आप जो बात पूछ रहे हैं उससे पहले इजाजत चाहूंगा कि हमारे बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं, अब उन्होंने बातें सारी वो पेरिफेरियल बातें जो चुनावी भाषण में होती हैं, मैं उनको थोड़ा आंकड़ों से शायद करेक्ट करके एजुकेट तो नहीं कर सकता, वो मेरे से बहुत सीनियर हैं। हम राजस्थान में बैठ के कर्नाटक पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमें राजस्थान और कर्नाटक की तुलना करना शायद ज्यादा दर्शकों को ज्यादा भाएगा आपके, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और ये वहां भाजपा की सरकार देकर के दिखाना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार राज्यों में कैसे काम करती है। देखिए, जो देश के अंदर का जो निवेश है वो तो मोदी जी की नोटबंदी और जीएसटी की बलि चढ़ा हुआ है, इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई जिसको कहते हैं, और 100% मोदी जी ने आने के बाद कर दिया, उसमें कर्नाटक पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। उसमें कर्नाटक पूरे देश में तीसरे नंबर पे है, राजस्थान 23वें नंबर पे है। अब तीसरे नंबर पे कर्नाटक आप बता रहे हैं, और राजस्थान 23वें नंबर पे है। अब आइए ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के कर्नाटक के मॉडल को नीति आयोग ने बहुत ही उम्दा सराहा इनके नीति आयोग ने। मैं इसलिए कि वो योजना आयोग था, वो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वो था, लेकिन नीति आयोग बना दिया। और राजस्थान सरकार के पास पत्र आया, मैं शील दावा जी को चुनौती देता हूं कि मेरे इस कथन को ये गलत साबित कर दें कि कर्नाटक के मॉडल को ड्रिप इरिगेशन में लाइए और किसानों को अधिक से अधिक सब्सिडी दीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से वहां पर हेक्टेयर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ा है पिछले 5 साल में। जबकि राजस्थान में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो अभी स्वराज गौरव यात्रा निकालेंगी, जिसको पायलट साहब ने कहा है कि सत्य यात्रा निकालिए तो समझ में आती क्या सच्चाई है, तो उन्होंने पहले बजट में ही वो ड्रिप इरिगेशन का 90% से 40% पे ले आए और फिर सब्सिडी अब जाके 60% की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 तुलनाएं मैं आपके सामने। तीसरी, अर्बनाइजेशन। अर्बन सेक्टर में
हमारे राजस्थान की 3-4, मुझे देखिए मैंने आपको कहा राजस्थान और कर्नाटक में बैठे बैठे नहीं आपके पास इतना डाटा हो सकता। राजस्थान के कई बड़ी कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, वो वहां उन्होंने क्लब बना करके छोटे छोटे कस्बों का, और वहां सीसी रोड्स बनाई हैं, और वो रोड्स बनाने से पहले उन्होंने उसमें वो डक्ट्स डाल दिए हैं, कल को सीवरेज डले, पानी की लाइन डले, बहुत ही उम्दा काम हुआ। चौथा बड़ा ही काम, आपने किसानों 80 किसानों ने राजस्थान में आत्महत्या कर ली। पायलट जी हर जगह आंसू पहुंचने के, वसुंधरा जी एक किसान के घर नहीं की, लेकिन वहां 8,000 करोड़ रुपए का लोन कर माफ हो चुका है ऑन रिकॉर्ड। यहां भी 1 रुपए का भी लोन माफ नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। घोषणा में भी अब हर गांव में निकल रहे हैं 10-15। वो एक तुलनात्मक आप बता रहे हैं कि तो इसलिए में जो कांग्रेस की सरकार है एग्जैक्टली वो जन हित की सरकार है निश्चित रूप से। अब आपके लिंगायत वाली बात, हाँ, जो मेन आपने देखिए जब वो बीजेपी की हमारी प्रवक्ता एक आधार के साथ बात करती है, मुझे अच्छा लगता। मैं तो आप समझते हैं सब मुझे कहते हैं, मैं तो आंकड़ों के साथ बात करता हूं। एक उन्होंने बात और कही बड़ी इंपॉर्टेंट, वो बात कर रही हैं कि वो येदियुरप्पा अलग हो गए, बीजेपी के वोट जोड़ लो, वो कर लो वो कर लो। ठीक बात है, करिए, आपको अर्थमेटिक्स करनी करिए, पर आप ये देखिए जब जनता नाराज होती है तो क्या करती है। अजमेर में उठाइए, कांग्रेस को दिए 52% वोट, आपको दिए 41% वोट। अलवर में लोकसभा उपचुनाव हुआ, हमें दिए 55% वोट, आपको दिए 40% वोट। सॉरी, अजमेर में आपको 43 दिए, मैं 41 गलत बोल गया। कहने का मतलब ये है जो पोलराइज होती है। अब येदियुरप्पा वर्सेस सिद्धारमैया हो गया तो अमित शाह जी से भूलवश नहीं निकला, वो आत्मा की आवाज निकल गई उनकी, क्योंकि पास बैठे थे, वो जानते हैं। क्योंकि राहुल जी ने 2 दिन पहले ही कहा है कि एक येदियुरप्पा और 4 मंत्री, इनको बगल में लिए बैठे रहते हैं अमित शाह, क्योंकि जेब में तो उनके वो जैसा है, तो पैसा ही पैसा, भ्रष्टाचार की बात करने का अधिकार नहीं है। रही बात लिंगायत की, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। देखिए अगर जन भावना, और वहां के सब जानते हैं कि वहां 80% लोग किस प्रकार से धार्मिक और उसमें अपनी आस्थाओं में रहते हैं, तो उनकी अगर ये मांग थी और उन्होंने रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, तो जैन समाज को भी तो हम हिंदू का ही हिस्सा मानते हैं ना, आप नहीं मानते हैं? जैन क्या है, हिंदू का हिस्सा है। तो अगर वो उसके अंदर एक माइनॉरिटी के स्टेटस में लेकर के अपने आप को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, ये दिस इज मोर ऑफ ए इमोशनल एंड सेंटिमेंटल सब्जेक्ट। वो अगर किसी को मिलता है, मैं तो सनातन धर्मी हिंदू हूँ, शायद बहन जी क्या है, नहीं मैं आपको भी क्लियर होगा इससे। हमारे हिंदुओं में राम सनेही संप्रदाय नहीं है क्या? शैव नहीं है क्या? मानते हैं आप? वैष्णव नहीं है क्या? जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है लिंगायत समुदाय के ऊपर, जो उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के आधार पर, लेकिन लिंगायत जो हैं कर्नाटक में, लिंगायत एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण समाज के रूप में जाना जाते हैं। जो येदियुरप्पा हैं, बीजेपी के जो चेहरे हैं भी, वो खुद वो लिंगायत समुदाय से आते हैं। अब जब कांग्रेस ने निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को इससे दिक्कत तो हो रही है। बीजेपी इस बात को अमित शाह जी, आज ही शिव कुमार स्वामी उनके सबसे बड़े महंत हैं, उनके चरणों में ऐसे जैसे दुर्गा जी के नाम, ये तो वो साष्टांग लेटे हुए हैं। देखिए अब ये तो इसलिए मुझे ऐतराज नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ भावनाएं भी हो सकती लेटे हुए हैं, है ना। एक मैं आपने जो बात कही कि ये एक धर्म की भावना है और एक ऐसा मुद्दा है, कोई अर्ज नहीं है, जाना चाहिए, तो कांग्रेस ने अपने हिसाब से टैकल किया है जरूर। लेकिन इसका आपको लगता है कि ये जो निर्णय है बीजेपी, चूंकि बीजेपी ने इसका विरोध जताया है, आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें इस बात का फायदा या बीजेपी को नुकसान, कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को नुकसान, कहीं ना कहीं देखते हैं आप इस तरह से हो सकता है, या केवल आप जो सबका साथ सबका विकास है इसके आधार पर ही पूरा चुनाव? कांग्रेस वेल नोन है, शुरू से ही जातिवादी के तुष्टीकरण की नीति के तहत ही चुनाव ये लड़ते रहे। तो यहाँ पर भी इनको लगा कि ये 22वां राज्य कहीं हमारे हाथ से फिसल नहीं जाए, इसलिए राहुल गांधी और इनकी पूरी टीम जी जान से जुटी है किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को खोने जा रही इस प्रतिष्ठा को किस तरह से बचा लिया जाए। इसके लिए चाहे अगर लिंगायत को अलग करना पड़े तो ये लेके आ गए, या कोई और भी जो भी आगे आने वाले समय में जो भी जोड़ तोड़ की राजनीति ये करने वाले हैं वो करेंगे। पॉलिटिक्स में ठीक है करते लेकिन मैं समझती हूँ कि वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ का कहना विशेष जो वर्ग है, हिंदू वर्ग है, और भी जो उनमें एक अंदरूनी नाराजगी है, क्योंकि वो लिंगायत और अदर कास्ट में बिल्कुल एक कहना चाहिए कि कहीं कोई डिफरेंस ही नहीं था, बहुत मेल भाव से और एक तरह से
बहुत प्रेम भाव से रह रहे थे। अगर इस तरह से अगर ये अलग करने का जो कांग्रेस से प्रयास कर रही है तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इसका ये तो आप मानती है ना कि जो चुनाव लड़ा जाएगा वो जाति के आधार पर लड़ा जाएगा। पहले भी मैं आपको बता दूं, नहीं देखिए, कर्नाटक में चुनाव कभी केवल विकास में नहीं, जाति आधारित चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा है कर्नाटक में। जब भी चुनाव लड़ा गया पहले भी, तो जाति का जो आधार है वो बहुत मजबूत रहा है। चाहे वो दलित हैं वहां पर बड़े संख्या में हैं, लिंगायत हैं, जो दूसरे और जो समुदाय मुस्लिम समुदाय हैं, तो जाति के आधार पर बीजेपी, आप जो कह रही है विकास, जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते आप लोग? नहीं, देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय ना तो आधार पर ना तो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है ना कोई भी चुनाव में। नहीं, ये तो आप गलत बात कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल ये मुझे गलत बात लग रही है। देखिए, माना कि थोड़ा बहुत एक जात का असर जाति के आधार पर भी होता है, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी का मोटो है, सबका साथ सबका विकास। हम 36 कौमों को साथ लेके चलते हैं। पार्टी ये मानती है ना, कभी चुनाव आपकी पार्टी ये मानती है ना कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए, और उस जिताऊ कैंडिडेट के फैक्टर में जातिवाद भी आता है और दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं। नहीं, देखिए, अब मैं इसकी बात करूं, इन चुनावों की बात कर लिए जो राजस्थान में पिछले चुनाव हुए, आपको मैं कई सीटें, बहुत सारी सीटें ऐसे बता दूंगी जहां पर जातिवाद पर टिकट नहीं दिया गया, कैंडिडेट की योग्यता पर दिया गया। आप उनके श्रीचंद कृपला जी की बात कर लीजिए, जहां से वो जीत कर आते हैं, वहां पर कितने सिंधी समाज है, लेकिन उनको दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर कि कैंडिडेट की वरीयता होती है, वहां पर उसकी जनता में पकड़ की बात होती है, वहां के कार्यकर्ताओं में पकड़ की बात होती है। तो जातिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी चुनाव लड़ी ना कभी आगे लड़ी। मैं आशुबा जी आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। अब जब जो चुनावी रणनीति बैठ रही है, अलग अलग बीजेपी अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति अलग बना रही है, राहुल गांधी भी वहां लगातार दौरे कर रहे हैं और राहुल गांधी पूरी जी जान लगा रहे हैं कर्नाटक का चुनाव जीतने में। जो एक तीसरी पार्टी और है जो काफी मजबूत स्थिति में, जेडीएस, जिसने बसपा के साथ गठबंधन किया है इस चुनावों को लड़ने के लिए, क्योंकि बसपा को साथ इसलिए शायद लाया गया है कि दलित वोट, जो दलितों का एक बड़ा वोट प्रतिशत है, उसको भी साथ में लिया जाए। वहां कहीं कांग्रेस के साथ, क्योंकि 1999 में गठबंधन भी रहा कांग्रेस का जेडीएस के साथ, जिसके प्रमुख देवेगौड़ा हैं, अब वो एक तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं बहुत दूरियां भी दिखाई दे रही हैं जेडीएस के साथ। क्या जब समीकरण बैठेंगे तो कैसा संभव है कि कांग्रेस और जेडीएस या एक साथ दिखाई दें? ये बड़ा एक आपने जो प्रश्न किया है, इसको लार्जर पिक्चर में देखना पड़ेगा। लार्जर पिक्चर में केवल कांग्रेस और बीजेपी और जनता दल एस और उस एंगल से नहीं कहूंगा, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जो राजनीतिक दल प्लेटफॉर्म पे काम करता है वो चुनाव में सीटें अधिक से अधिक आए, ये उनका पहला उद्देश्य रहता है। इसमें किसी को ट्रांसपेरेंटली हाँ भरनी चाहिए जी। अब वो क्यों वो रहता है कि भी वो अपनी नीतियां लागू करके समाज का भला करना चाहते हैं और सत्ता उसका एक माध्यम है। हर पार्टी चाहती है कि मैं इसमें साफ वही रखूंगा, बिल्कुल कोई बिना किसी गठबंधन कोई हिपोक्रेसी नहीं मैं करूंगा। लेकिन उसमें जो बेमेल जब होता है, जो असली बात है, बेमेल जब होता है, जैसे आपको पुराने उदाहरण लें, अब हमारा जेडीएस का पूछ रहे हैं, तब मैं आपको बड़ी बेबाकी से बात कर रहा हूँ। आपको पता है मैं केवल कांग्रेस के हित से बात वैसे नहीं करता कि मुझे कोई मोदी भक्ति करनी है। वो ये कि 77 लीजिए, कोई मेल नहीं था कि जनसंघ, चरण सिंह, जगजीवन राम 47 से 77 पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की मंत्रिमंडल के मंत्री 77 में जनसंघ के साथ खड़े हो गए। आप गौर कीजिएगा, तो वो बेमेल हो गया। फिर 89 उठाइए, 89 वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उनको आउटसाइड सपोर्ट किसका है? इधर लाल झंडे का, इधर इनके भगवा झंडे का, ये बेमेल हो गया। तो ये जो मंदिर पोस्ट मंदिर जो समय है, मतलब पोस्ट 6 दिसंबर 1992 का समय, जब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का आप शोषण कहिए, उपयोग करिए, कुछ भी कह दीजिए उसको, वो करके जब किया, तो निश्चित रूप से जो लिबरल सेकुलर फोर्सेस थे उनके समझ में आया कि भाई ये तो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। अब उसमें भी हो सकता है कि राज्यों में कुछ पार्टियां जैसे डीएमके एडीएमके कभी इधर कभी उधर, वो पावर, आपके चंद्रबाबू नायडू ले लीजिए, अब तक लिप लॉक हो रहा था, अब अलग हो गए, तो ये तो चल रहा है। लेकिन मोटे तौर पर जैसे देवगौड़ा है, उनकी छवि इस प्रकार की नहीं रही है, पर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से वो फायदा कम्युनल पार्टियों को, खासतौर से बीजेपी को मिलता रहा है। ये बात
कोई नकार नहीं सकता है, इसको आप नकार नहीं सकते, पर तात्कालिक परिस्थिति निर्णय लेना पड़ता है। मैं इसमें आपको एक बात जोड़ूंगा और मैं एक बड़ा प्रश्नशील दाभाई जी के माध्यम से, श्याम जी भी सुन रहे हैं इसको, कि मुझे लगता है बहुत वर्षों में, मुझे याद नहीं पड़ता, जब से मैं समझने लगा हूं, देश के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 बड़े राज्यों से कोई भी मंत्री नहीं है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और ये उपेक्षा क्यों हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की, खास करके मोदी और अमित शाह की जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की जो सोच है, उसकी वजह से आप ये दोनों राज्यों का, अब क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन एआईडीएमके को भी अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं और वहां टीआरएस और उसको भी कर रहे हैं, कोई मंत्री नहीं है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ चर्चा में श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, आज की बात है श्याम सुंदर जी। मैं उनसे सवाल जानना चाहूंगा, एक बहुत शॉर्ट उसमें, क्योंकि उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, कि जातीय जो पूरा जो देखा जा रहा है, पूरा जो कर्नाटक का, क्योंकि लिंगायत हैं, बहुतायत उसमें है और बहुत बड़ा प्रभाव है उनका राजनीति में। दूसरे जो दलित हैं, मुस्लिम हैं और दूसरी भी जो जातियां हैं, जातिगत समीकरण के हिसाब से आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को दोनों ही पार्टियों के? कर्नाटक में लिंगायत वाली बात तो 21% करीब है। उनके विधायक भी काफी थे, इस कारण से कांग्रेस को मजबूरन लास्ट में बिल पारित करके केंद्र को भेजना पड़ा और वो उनके लिए एक फायदे का सौदा दिखता है। जी जी। लेकिन इस बार जातीय संघर्ष की स्थिति कर्नाटक में कम होगी। ठीक है, लिंगायत वाली तो चीज आएगी। एक आपको रोकना चाहूंगा इधर कि अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। और फिर इस कर्नाटक जो चुनाव का जो पूरा समीकरण है, जाति आधारित हो, चाहे वो जो लिंगायत समुदाय की मांग है, या जो पिछले चुनाव रहे हैं, पिछले चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा 2013 या 2008, उसके आधार पर हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस जो बड़ी पार्टियां हैं वो किस तरह से आगे लड़ सकती हैं। खबर में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो कर्नाटक का जो चुनावी गणित है वो किस ओर बैठेगा, जाति समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही पार्टियां बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। मेरे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, जो जातीय गणित है, जैसे लिंगायत समुदाय है 21% लगभग उनकी उस पूरे हिस्सेदारी है और काफी प्रभावी माना जाता है। आपको क्या लगता है, आप जातीय समीकरण किस तरफ देख रहे हैं, पार्टियां किस तरफ झुकाव ले सकता है जातीय समीकरण? देखिएगा, लिंगायत वाला तो मेन है ही अब तो दोनों पार्टियों के लिए। अब उस पार्टी ने कोई निर्णय नहीं किया तो उनके लिए दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पर किसानों का मुद्दा जो छाया रहेगा, 3000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, एक वो मुद्दा भी बड़ा, क्योंकि 60% किसान की यहाँ पर सबसे बड़ी खेती ही मूल कर्नाटक का वो माना जाता है। ये एक्चुअल में क्या है कि दो मुख्य, पहले आपके सिद्धरामैया ने एक बहुत बड़ी चीज ये भी कर दी कि जो कन्नड़ झगड़ा हुआ था, आपराधिक हुआ था, उनके सारे आपराधिक मामले भी उन्होंने वापस ले लिए। तो उन्होंने कुछ निर्णय ऐसे कर दिए जाते लास्ट टाइम में, क्योंकि आप तो चुनाव की घोषणा हो ही गई है, आप सब चुनाव में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदूवाद का कार्ड तो खेला जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। और लेकिन क्योंकि खुद आपके पीठ पर आपके पहले तो आपके गए थे अमित शाह जी, शक्तिपीठ जो है वहाँ की, वहाँ गए थे। तो उसके बाद स्वामी शिव कुमार हैं, तो उनके पास जाकर के आशीर्वाद लेके आ गए। तो कल इसके बाद राहुल गांधी भी गए थे, तो उन्होंने कहा मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। तो लेकिन वो जिस प्रकार से, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी है, तो उन्होंने कहा कि आप आए तो हो, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा जीतने का। ये तो क्योंकि वो उनका हो सकता है कि उनके किस प्रकार से किस में आस्था हो, लेकिन राहुल गांधी खुद गए, चल करके कहा कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। उनका तो मैं आने का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हिंदुत्व होने का जो आप दावा करते हो उसके लिए मैं आशीर्वाद नहीं देता। तो ये एक विवाद का विषय आएगा सामने दोनों के बीच में।
ये कहा जा सकता है कि येदियुरप्पा के माध्यम से मोदी अपनी सरकार को लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन पर भी आज की स्थिति में नहीं, पुराने स्थिति में आपने वन विभाग का जो खनन घोटाला जो सामने आया, खनन घोटाले के बड़े आरोप, तो बड़ा उस व्यक्ति को हम ला करके साफ सुथरा कह करके आज कह रहे हैं कि शासन में आएंगे, तो एक प्रश्न चिन्ह बीजेपी पे लगा हुआ है। क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे कोई ज्यादा बड़े आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप तो इसके ऊपर बीजेपी जो अभी जो मुद्दा ले रही है अहम मुद्दा है, जब प्रधानमंत्री भी वहां गए हैं और अहम मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो भ्रष्टाचार का उठाया, जैसा आपने कहा। देखिए भ्रष्टाचार का इनके ऊपर है तो सही भ्रष्टाचार करने का मामला, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन वहां 3 बड़ी समस्याएं हैं जिसको लेकर के चुनाव में इस बार बोलबाला रहेगा। अब जो जातिगत समीकरण तो कुछ तो रहेंगे, लेकिन वहां पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। 32% लोग को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उसकी कब से कैसे भरपाई हो, कैसे हो, ये सबसे बड़ी समस्या कर्नाटक की बड़ी बनी हुई है। दूसरा जल निकासी का 26% लोग मुसीबत में है कि जल निकासी जो आ जाता है उसका जल निकासी नहीं हो पाती है, तो वो दूसरी बड़ी समस्या ये। तीसरी है खराब सड़कें। 3 बड़ी समस्या इस बार सामने आएगी इलेक्शन में, और तीनों समस्याओं को लेकर के अब किस प्रकार से, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री का शासन रहा, वो कितना काम कर पाए वो बताएंगे। क्योंकि उन्होंने जाते जाते कुछ फैसले जो कर दिए, जैसे लिंगायत वाला कर दिया, तो वो लिंगायत वाला इसलिए किया कि क्योंकि उनके विधायक है 40 और वो 40 सीटों पर प्रभावित करेंगे, तो वो सारी सीट पे लेकर के। लेकिन बहुत अलग स्थिति इस बार का चुनाव में ऐसा नहीं है कि 224 विधानसभा वाला जो है, कांग्रेस के पास 2013 में 122 सीटें थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में कितनी जीत पाएंगे। लेकिन सर्वे कुछ कहते हैं कि कांग्रेस ऐसी ढिलमिल स्थिति नहीं है कि कमजोर स्थिति में कि उसको बड़े फूंक देकर के उड़ाया जा सकता हो। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। और ये कर्नाटक का चुनाव ही आगने वाले जो 4 राज्यों के चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और मिजोरम है। 4 राज्यों के जो चुनाव होंगे वो उसकी दिशा तय होगी कर्नाटक से। कर्नाटक में यदि बीजेपी शासन में आ जाती है तो निश्चित रूप से अपने ये जो 3 राज्य इनके खुद के हैं बीजेपी के, बचाने में सफल होंगे। नहीं कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस ने विजय प्राप्त कर ली तो ये 4 राज्य जो हैं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और फिर 2019 के जो चुनाव होंगे उसके लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी किसी भी कीमत पर, हमेशा किसी भी कीमत पर कर्नाटक को जीतने का प्रयास करेंगे और वो सत्ता को बचाए रखने का प्रयास करेंगे। दोनों में बड़े संघर्ष की स्थिति बनेगी। मैं आशुपा जी आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, जैसे कांग्रेस पर या बीजेपी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है। अब जब हिंदू कार्ड खेलने की बात है, जैसे श्याम सुंदर जी ने भी कहा कि हिंदू कार्ड खेला जाएगा निश्चित तौर पर। जैसे राहुल गांधी भी मंदिरों में जा रहे हैं और अमित शाह वो खुद मठ में गए, लिंगायत मठ है जो कि एक बहुत प्रभाव रखते हैं वहां जाके। तो अब जो मुस्लिमों के साथ एक कांग्रेस को जोड़ा जाता था हमेशा से, क्या मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के लिए यहाँ पर अभी भी उतना ही कारगर सिद्ध होगा? कि अभी सोनिया गांधी जी ने एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों में एक दुष्प्रचार करके और लोगों के मानस पटल पर इस तरह की बात को पहुंचाने में सफल हुई कि कांग्रेस तो एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। तो आप नहीं, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। ये भी आप बताइएगा। नहीं, मैं उसी बात को एक्सप्लेन करने में सफल क्यों नहीं हो पाए उस चीज को, मैं बता रहा हूँ ना। जबकि हकीकत ये है कि आप कांग्रेस का स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे उठा के देखिए, मंत्री हों, पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, सभी समाजों के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ईसाई है। इस प्रकार की धारणाएं सोशल मीडिया के माध्यम से या किस प्रकार से जो भी चलती हैं बातें, उन सब में जाने का अभी इतना तो उतना समय है, तो वो चली, तो उसको अब लोगों में आम मानस जो देखता है उसी से वो बरतता है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं मंदिर भी जाते हैं, मठ भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, तो उसमें कोई वो बात नहीं है। अभी आपने जो ये बताया शुद्ध पेयजल समस्या का और एक सर्वे का, C4 का सर्वे में अभी दिन में मैं भी देख रहा था, वो कह रहे हैं 127 सीटें तो आएंगी उनके आज के हालात के हिसाब से। मैं नहीं जानता परिणाम क्या होंगे, अपन में कोई नहीं जानता। 127 कांग्रेस की आएंगी और करीब शायद 70 सीटें वो दे रहे हैं उसमें बीजेपी को और समथिंग लाइक जेडीएस को। पर उस सर्वे पे अपन नहीं जाकर के जो शुद्ध पेयजल की बात कही, मैं उस पे आना चाह रहा हूँ
किस प्रकार से भ्रमित है भारतीय जनता पार्टी और कैसे वो उसका वोट गेन के लिए कैसे खेलती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये 32% वाला जो एरिया है, ये 32% लोगों ने कहा है कि 9% ने कहा है सड़कों की समस्या इस प्रकार से, 32% लोगों ने कहा है, उनमें अधिकतर नॉर्थ कर्नाटका है। नॉर्थ कर्नाटका इज नेबरहुड ऑफ गोवा और महादेई नदी निकलती है जो वेस्टर्न घाट्स में जाती है और पणजी से वो समुद्र में मिल जाती है, कर्नाटका से शुरू होती है। तो करीब उसका 111 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका करीब 40 किलोमीटर कर्नाटका में और 70 किलोमीटर गोवा में है। अब वो विवाद है दोनों राज्यों के बीच में। तो पहले तो अमित शाह जी ने कोशिश की और कर्नाटक में चलाया कि साहब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, वर्षों से चल रही है, सॉल्व करेंगे, पर वो लोगों पे इसका असर नहीं हुआ। तो जो गोवा का मुख्यमंत्री है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गोवा के मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहा है कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष को, नॉट कर्नाटक चीफ मिनिस्टर को। भाई आप प्रधानमंत्री हो ना, दिक्कत क्या हो रही है, आप बुलाओ दोनों चीफ मिनिस्टर्स को, वो तो आप कर नहीं रहे। और उस येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखवा रहे हैं कि मैं आओ अपन दोनों बैठे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। लोगों ने गोवा में फर्री करके कपड़े फाड़ दिए। एम आई राइट श्याम जी? सही कह रहा हूं मैं? तो चुनावी गेम के लिए जिस तरह की एक्ट्स करते हैं और इनको खुद ही नहीं मालूम कि हमें कब क्या, बिल्कुल परेशानी में आ गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अच्छा आपने किसानों की जो बात कही, आप आए नहीं थे उस समय, 8,000 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड माफ हो गया कि नहीं, आप उठा के देख लीजिए। बात जो विकास की कर रहे हैं, मैंने आपसे मुस्लिमों का जो एक कुछ गठजोड़ है, मुस्लिम की बात आपने जो बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं उसको फिनिश करता हूँ। हाँ बिल्कुल तुरंत जाइए, मैं इसको फिनिश करता हूँ। भारत एक सर्व समाजों का देश है, सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष देश है। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्मों के हिसाब से नहीं होती हैं, आम भारतीय के हिसाब से होती है। क्योंकि किसान हिंदू भी है, किसान मुस्लिम भी है, किसान ईसाई भी है, किसान सिख भी है। किसान कोई जाति नहीं होती, बेरोजगार की कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है। कहने का मतलब यही है, बेरोजगार निवेश करता है उसका भी कोई धर्म नहीं है। पॉलिसीज होती हैं इश्यूज की, लेकिन पानी की, बिजली की, निवेश की, रोजगार की माना जाता है। मैं एक आपसे बहुत अहम सवाल मेरा ये रहेगा कि बीजेपी विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। 2008 के बाद 2013 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो बीजेपी को शिकस्त मिली उसमें। अब विकास का एक मुद्दा है और भ्रष्टाचार को एक प्रमुख लोगों के सामने रखा है, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद उनको सामने रख चुके हैं। ऐसे कौन से बड़े अहम मुद्दे हैं, जैसे कि श्याम जी ने भी कहा सड़कें हैं, पानी, पीने के पानी की समस्या है और चीजें हैं, आप ऐसे और कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं बीजेपी जो लोगों के बीच में वो रख रही है आज की तारीख में कि हाँ ये मुद्दे हैं जो हम उनको रिजॉल्व कराएंगे और इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे? देखिए कि सबसे, जैसा आपने विकास की बात की, श्याम जी भी कह रहे थे, किसानों की भी बात की, तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, किसानों के हित के लिए उनकी आय किस प्रकार से दुगनी हो, उनको समर्थन मूल्य किस प्रकार से मिले और उनको आधुनिक तंत्र किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, इस पर फोकस रहेगा। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की जाएगी, शिक्षा की बात की जाएगी, गरीब के लिए एक मकान देने की बात की जाएगी। मैं टोक नहीं रहा हूँ, 4 साल का हिसाब भी देंगे कि नहीं मोदी जी? अभी देखो दे रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना। तो ये इस तरह से, मतलब आपने बीच में गड़बड़ कर दी। तो वो शिक्षा की भी बात करेंगे और जो गरीबी, जिस स्तर पर गरीबी है, मैं अभी टीवी में कुछ दिन पहले देख रही थी, पानी की जो वहां पर स्थिति थी है, लोग गड्ढे निकाल के, शहरों की बात नहीं करी मैं, गांवों की जो बात कर रही हूँ, ये पानी की राजस्थान की फोटो भेज देता हूँ। नहीं, राजस्थान में तो चल आपके जवाब का पूरा दे दूंगी। तो वहाँ जिस तरह से पानी की समस्याएं आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी 2013 के हारने के बाद से जब से लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम किस तरह के जनता की जो समस्याएं उनको सॉल्व करें। अब ये जो कांग्रेस की अभी मुस्लिम बात हो रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की एक नीति रही है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए, जिस तरह से ये 3 तलाक की बात हुई है और जिस तरह से मुस्लिम, यूपी की बात करें, मुस्लिम समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है और बहुमत, जहां एक भी टिकट नहीं दिया आपने यूपी में, बात टिकट जुड़ा कैसे? फिर मेरे को समझ नहीं बोले ना, देखिए ना, वोट मिले ना उन एरियाज में। तो आप बताओ कौन सा तुष्टीकरण? आपने कैंडिडेट जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में विजयी हुआ है। फिर लेकिन अगर आप मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं, मैं इसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करना चाहता इस डिबेट को कि हम मुस्लिम,
तो लेकिन फिर आपके जो नेता हैं, जो आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो साफ लगता है कि पता नहीं क्या ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट की बात है कि हम जगह का नाम बदल देंगे, ऐसा कर देंगे। मैं हिंदू हूँ, ईद नहीं मनाता। नहीं देखिए, चीफ मिनिस्टर तो ये नहीं कह सकता ना। नहीं देखिए, चीफ मिनिस्टर सबके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास 36 कौमों को साथ लेके चलती है, चाहे किसी भी वर्ग हो, सबका साथ होना चाहिए और विकास सभी वर्ग तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, मैं श्याम जी के पास जाऊंगा। सर, जिस तरह का एक चीज बहुत जो जेडीएस है, जो देवेगौड़ा जिसके प्रमुख हैं और वो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दोनों के शायद इसका गठबंधन का रीजन जो दलित वोट है कि उनको कहीं अपने पक्ष में किया जाए, बसपा का साथ आना भी यही संकेत दे रहा है। और जेडीएस की जो सीटें हैं वो लगभग तीसरी पार्टी के रूप में, मजबूत पार्टी के रूप में वहां मौजूद है। क्या लगता है आपको, ये चुनावी गणित में कहीं दिक्कत पैदा कर सकती है? देखिए 32% SC वोटर है वहाँ जी, और लिंगायत 17% है, अल्पसंख्यक 17 और वकलीली भी। लेकिन देखिए जिस प्रकार का माहौल है, अब आपके वोट तो खड़े आप कर तो देंगे वहाँ भी, कुछ पॉकेट में आप जीत भी जाएंगे, बात नहीं है कि जीतेंगे नहीं, लेकिन वहाँ का सिनेरियो बड़ा दो पार्टियों के बीच में ज्यादा रहेगा। तीसरा पार्टी निश्चित रूप से वो वहां तय करेंगी जब सरकार बनाने की स्थिति में कुछ वोटों कुछ सीट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये जीत करके ठीक स्थिति में आ जाते हैं, अगर 20 से अधिक सीट जीत लेते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाली सरकार यदि उनको पूरी सीटें 226 में से अगर सीटें पर्याप्त नहीं मिलती है तो इनकी भूमिका वहां अहम हो जाएगी। तो इसलिए इस चुनाव को अलग तरह से देखा जाएगा। एक झुकाव होता है वो तीसरी पार्टी का, कुछ अंदाजा हो जाता है कि झुकाव किस पार्टी की ओर हो सकता है आने वाले समय में। देखिए मायावती ने दलित को तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ ले कोशिश करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक को किस प्रकार और बाकियों को किस प्रकार से लिया जाए, ये बड़ा चुनावी, क्योंकि आप आज चुनाव की घोषणा हुई है, अब जाकर के किस तरह से टिकट बंटवारा होगा और किस तरह से विरोध आएगा, कौन कितना होगा। कि येदियुरप्पा को जब तक कि भ्रष्टाचार के मामले में बाहर किया था, आज फिर वो पार्टी साफ के चेहरे सुथरे हो गए। और देखिएगा कि उस पहले रेड्डी वाला मामला आपने देखा होगा, रेड्डी वाला मामला भी भ्रष्टाचार के अंदर, जिसमें सुषमा स्वराज भी लपेटे में आ रही थी, तो उसको बड़ी मुश्किलों से दूर किया गया। तो ये सारी चीजें बड़ा, कर्नाटक का चुनाव अलग तरह का, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात अगर प्रधानमंत्री वहां जाके करेंगे तो लोग पूछेंगे तो सही, येदियुरप्पा को क्यों आपने वापस से साफ सुथरा बता रहे हो, रेड्डी बंधुओं का जो पुराना मामला है उसको किस प्रकार से करोगे। तो क्योंकि कांग्रेस ने कार्ड बड़े तरीके से खेला है। देखिएगा जो आपके सिद्धरामैया हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में कामयाब, जैसे अशोक गहलोत ने जाते जाते जो कुछ वो दिए उसी प्रकार से इन्होंने भी 3-4 चीजें जो कर गए, क्योंकि अब कर गए तो क्योंकि उन्होंने कहा कि केंद्र के हाथ में केंद्र कर दे, केंद्र ने किया नहीं कुछ, केंद्र लटका के अब केंद्र, मेरे को हो सकता है कि तो प्रधानमंत्री और अमित शाह ये घोषणा करें कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम कुछ इनको रिलीफ दे सकते हैं, लिंगायत वाला मामला जो आएगा, क्योंकि लिंगायत 100 सीटों पर प्रभावित करता है। एक चीज और सामने आई कि जिस तरह से जो बीजेपी खासतौर से ऐसी तरह की रणनीति अपना रही, इस तरह की खबरें भी सामने थी कि जो परमानेंट सीट थी चुनाव लड़ने की कैंडिडेट्स की, उसमें बड़ी फेरबदल कर सकती है बीजेपी की। जो मजबूत कैंडिडेट हैं उनको उस इलाके में भेजना जहां वो मजबूत नहीं थे, मतलब बीजेपी मजबूत नहीं थी उस इलाके में। क्या इस तरह से चुनावी रणनीति पे बीजेपी काम कर सकती है आगे? देखिएगा कि अब क्योंकि कांग्रेस पहले उम्मीदवार अपने पुराने उम्मीदवार को उतारेगी या किस प्रकार, क्योंकि अभी तक चुनावी रणनीति आज के बाद शुरू होगी वहां पर अब, और बीजेपी किसी भी कीमत पर, क्योंकि देखिएगा ये कर्नाटक का चुनाव आने वाले 4 राज्य और 2019 के जो चुनाव होंगे उसको प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो कहेंगे देखिएगा बीजेपी में आज भी मोदी का बोलबाला है। अगर कर्नाटक में आपकी रुक गई स्थिति तो फिर मोदी की स्थिति वो नहीं होगी कि मैं जीत का सहरा बांध के हमेशा चलता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो ये आपके जो 4 राज्यों के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद 2000, तो बहुत बड़ी, तो ये इस राज्य में कांग्रेस तो चाहेगी कि हम सत्ता को बचाए रखें और बीजेपी की किसी भी हमेशा और दोनों की जोड़ी सफल हो जाए, क्योंकि अपने खुद के गृह राज्य में जो गुजरात में जो कांग्रेस ने स्थिति की, अगर वो स्थिति यहाँ कर दी, और क्योंकि सरकार केंद्र की है और वो बहुत सारे हथकंडे करती हैं, जो कि आपने देखा गुजरात में सारे हथकंडे किए, उसका 99 के चक्कर में फंस गए। यहाँ अगर ऐसी स्थिति बनी तो निश्चित रूप से देश का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसलिए इसमें
ये कर्नाटक का चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव माना जाएगा, क्योंकि ये इसके बाद 4 राज्यों के चुनाव होंगे और फिर 2019 में आप चले जाएंगे। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और कांग्रेस के लिए अपनी सत्ता को बचाए रखने का एक बहुत बड़ा वो है चैलेंज, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये अब दूसरा चुनाव आ रहा है। क्योंकि पहले तो अब बनने के बाद के गुजरात में वो डिक्लेयर किए गए थे, अब ये पहला स्वतंत्र रूप से जो चुनाव होगा कर्नाटक का और उनकी सरकार का ये परीक्षण होगा। और अगर राहुल गांधी इसमें सफल होते हैं तो निश्चित रूप से मोदी को फिर चुनौती देने में सफल आगे 2019 की चुनौती मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए। आप जो कांग्रेस जो चुनाव जिस मुद्दों पर लड़ रही है वहां पर, चूंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और जैसा कि उन्होंने सौगातें दी, कि क्या ये जिस तरह का इसको एक चलन भी मान सकते हैं कि जब चुनावी साल होता है तो अंतिम समय में मुख्यमंत्री सौगातों की सौगातें देने लगते हैं जनता को, और लगता है कि भाई ये जो हथकंडा है ये हमें वोट दिलाने में बहुत ज्यादा सफल रहेगा। नहीं, ये एक धारणा है और श्याम जी ने उन सौगातों की लिस्ट नहीं बताई। मैं तो शुरुआत की डिबेट में आपको कहा था, बहुत प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर हैं वो, एफडीआई में लगातार 4 साल से तीसरे नंबर पे हैं। उनके ऊपर मैं आपको नहीं, मैं वो अब आप सौगात की बात कर रहे हैं ना, वो 40 लाख की घड़ी और ये सब मुद्दे उन पे भी जुड़ चुके हैं। अगर 40 लाख की घड़ी, मैं ये घड़ी आपकी द्वारा दिए हुए गिफ्ट और टैक्स पे किए हुए टैक्स की पहनता हूँ, अब तक वो घड़ी अगर अवैध होती तो मोदी जी तो ईडी में उनको दर्ज कर चुके होते। रेड्डी बंधुओं को छोड़ रखा है। 2011 में जो आदमी जेल में रहा उसको तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित। लोक लाज तो कुछ होती होगी। अब आप वो जो बात कह रहे हैं सौगातों की, उसका जवाब मैं दूं कि प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री कैसे हैं। नीति आयोग जिनकी सराहना कर रहा है एफडीआई को लेके, नीति आयोग जिनकी सराहना कर रहा है ड्रिप इरिगेशन की बदौलत जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा उसकी बदौलत, ठीक है 9% लोग कह रहे हैं सड़कें खराब, लेकिन मैंने आपको बताया अर्बनाइजेशन 515 किसानों ने आत्महत्या की। सर मैंने कहा 8000 करोड़ का जो लोन माफ हुआ है, ये कर्नाटक का फिगर बता रहा है। हाँ, तो 2013 से 17 की माना, लेकिन 8000 देखिए आप किसान आत्महत्या तो हमारे टाइम में भी हुई, उससे पहले भी। उसको अगर आप वैसे ब्रॉड एस्पेक्ट में मिल नहीं देखिए ना, तो 8000 करोड़ माफ किया ना, 8000 करोड़ माफ किया। अभी जब चुनाव आने, जब ये कहते हैं 12,000 हम कर रहे हैं राजस्थान, निश्चित रूप से देखिए उसका कारण बहुत सारे ब्रॉडर हैं। आप अगर उसको कर्नाटक में कन्वर्ज कर रहे हैं तो आप येदुरप्पा वर्सेस सिद्धरमैया चलिए, रेड्डी बंधु वर्सेस जो कर्नाटक के मंत्री जो लिए, येदुरप्पा की गवर्नमेंट के जो काम है नहीं रहेगा। आप भी नहीं कहेंगे और वो भी नहीं कहेंगे। नहीं, भ्रष्टाचार हम तो कह रहे हैं कि वो 11 में जेल में रहे 2011 में। अच्छा एक और बात है, जो लोकायुक्त नियुक्त किया हुआ था वो भी उनकी सरकार का ही नियुक्त किया हुआ लोकायुक्त था जिसने उनको गिरफ्तार किया, मिस्टर हेगड़े। और हेगड़े कौन? जो संतोष हेगड़े, आरके हेगड़े जो जनता दल के, वो सब उसी परिवार से। इसलिए इन चीजों को ये नहीं, जो जज पे बैठा है मैं मानता हूं कि किसी हद तक जब तक कोई चीज सही सामने नहीं आती ऐसे गिरफ्तार को करने का आदेश कोई देता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह अपनी पार्टी का पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आप तो आमतौर पर मैं निष्पक्ष रहने की चेष्टा करता हूं। लेकिन आप ये कहते हैं कि बीजेपी अपनी बात रखती है कि सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार के मुद्दे ये, लेकिन जब किसानों की बात आई, जैसे श्याम जी ने भी कहा, तो आपने कहा कि देखिए 8000 करोड़ का कर्ज माफ किया इनका, वसुंधरा जी ने नहीं किया। वसुंधरा जी और इनकी सर हम राजस्थान में बैठ के कर्नाटक की चिंता कर रहे हैं तो स्टेट टू स्टेट कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने 12,000 ऐसा आप बात करेंगे तो 12,000 करोड़ करीब माफ। सर मैं आपको भी सलाह 12,000 करोड़ करीब माफ होंगे। किसने? ये वाला जो भी इन्होंने आप शर्त लगा लीजिए मेरे से, 12,000 आप लगा लीजिए मेरे से। चलिए अपन आंकड़े देख लेंगे। आप ये सुनिए, 12,000 करोड़ करीब। सर 2,000 करोड़ से ऊपर अगर फिगर हो जाए, अगर 2000 करोड़ से ऊपर फिगर हो जाए राजस्थान का, तो अपन यहीं बैठे ये डिबेट कर लेना। अब एक अहम मुद्दा फिर आप इसको चुनावी मुद्दा बनवाना, बनाएंगे। ये अहम मुद्दा रहेगा आपका, ये अहम मुद्दा रहेगा अब आपका, जब आप इस चुनावी मैदान में हैं, कर्नाटक के चुनावी मैदान में। और अब जो किसान होंगे, सर हम कर्नाटक की बहस कर रहे हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति 25% जिलों के नाम नहीं बता सकता कर्नाटक के, तो राजस्थान से तुलना तो करनी ही पड़ेगी। मैं बिना लॉजिकल बात ही नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ राजस्थान से तुलना कर्नाटक की होगी, वसुंधरा राजे की तुलना भी सिद्धारमैया से होगी। राजस्थान में जितने विकास हुआ, कितने सामने बैठ के वो तो आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आज का एक किस्सा सुनाता हूँ। बस गई हुई है वहां गंगानगर के गांव में, और कल से किसान आंदोलन है, घेराव होगा मुख्यमंत्री का।
लोग बसों में बैठ रहे हैं और कह रहे हैं हम तो घेराव में जाएंगे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो सूरतगढ़ वाले हो गया फंक्शन, तो क्या पब्लिक फंक्शन तो कोई था ही नहीं। चलिए हम अभी कर्नाटक से पब्लिक फंक्शन तो कोई था ही नहीं। कर्नाटक की जो चुनाव है उस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है। देखिए सुधांशु जी, ये माने नहीं माने, कांग्रेस निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का लिंगायत वाले बात कही और किसानों के कर्जे वाली बात कही, और देखिए ये लिंगायत वाला जो मामला है कि हमारे देखिए बीजेपी के साथ एक सेटबैक तो हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री गोवा के बीमार हैं, वो जिस प्रकार से सक्रियता दिखाना चाहिए था नहीं दिखा पाएंगे। तो जो पानी वाला विवाद है ना, उसके ऊपर जो स्थिति है, क्योंकि वो चुनाव से पहले कुछ कर सकते थे, लेकिन वो दुर्भाग्य रहा कि आज वो कैंसर से पीड़ित हैं और बड़े दुविधा में है। तो बीजेपी की स्थिति में एक कड़ी तो थोड़ी सी ढीली हुई है अब, लेकिन अमित शाह और आपके नरेंद्र मोदी सत्ता में किस प्रकार से आया जाए, क्योंकि आगे वाला जो रास्ता है साफ करने के लिए इस चुनाव को जीतना उनके लिए बहुत आवश्यक है, और कांग्रेस को इसको बचाए रखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आगे वाले उत्तर भारत में कांग्रेस का गुल खिलने की स्थिति इसी से बनेगी। वहां का चुनाव अगर जीतेंगे तो फिर निश्चित रूप राहुल गांधी दमदार तरीके से आगे राज्यों में कहेंगे, देखिए कि हम कर्नाटक को अपनी सरकार बचा के आए, हमने अच्छा काम किया, और राजस्थान में हम ये करेंगे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और इसमें करेंगे। तो ये सारा एक अलग तरह का सिनेरियो हो जाएगा। तो बड़ा दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कर्नाटक का चुनाव जब अब तारीखें घोषित हो गई हैं, तो जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही एक बड़ी ही बहुत बड़ी एक जंग की तरह है ये जो चुनाव है। साथ ही 2019 का जो आम चुनाव होगा और जो आने वाले समय में राज्यों के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोनों ही पार्टियां ये जरूर चाहेंगी कि इस किले को फतेह करें, और इस किले को फतेह करके आने वाले समय में जो 2019 के आम चुनाव हैं उनकी तैयारियों के साथ इस पूरे कर्नाटक के चुनाव को अनेक मुद्दों पर, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे, उन पर चुनाव लड़े। खासकर मैं इतना ही। नमस्कार।